नमस्कार मित्रों, विमल स्टडी सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। हिंदी की आज हम तीसरी क्लास में हिंदी वर्णमाला को देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? किसी भी ध्वनि की लिखने की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी भाषा को लिखने की सबसे छोटी इकाई। तो ध्वनि को हम लिपि रूप देते हैं, तो वह लिपि ही वर्ण होता है। और वर्ण लेखनी की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला किसे बोलते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण मूल ध्वनि को कहते हैं जो अखंडनीय होता है, अर्थात जिसको हम तोड़ नहीं सकते और छोटा नहीं कर सकते। वह मूल ध्वनि होता है और उसके लिखने को वर्ण बोलते हैं, माने उसके लेखने। चलिए, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम हिंदी वर्णमाला में देखें तो हिंदी वर्णमाला में मानक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 मानी गई है, जिसमें 11 स्वर। और ये स्वर दो प्रकार से, एक हस स्वर और एक दीर्घ स्वर। इसमें दीर्घ स्वर दो रूपों में, एक तो मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो स्वर भी दो प्रकार के, हस और दीर्घ। हस स्वर क्या होता है पहले ये तो जानिए। स्वर स्वतंत्र होता है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में किसी भी अवरोध या बाधा न उत्पन्न हो। हम मुख से उच्चारण करें तो उच्चारण में वाव की गति अबाध रहे, माने वाव अंदर से बाहर निकले तो कहीं पर रुकावट ना हो उसमें। मुंह से स्वर बोलेंगे। ये स्वर दो प्रकार के, हस्व और दीर्घ स्वर। दीर्घ में भी दो प्रकार के, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। हस्व क्या होता है? इनको हम एक मात्रिक भी स्वर कहते हैं, इनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इनको हम दो मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है। यह स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में जैसे आ और आ से बड़ा आ बनता है, ई का दीर्घ बड़ी ई, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ। ये ई और ई से मिलकर बड़ी ई बनता है, ऊ और ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होता है? ये तो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनता है। जैसे ए, आ और ई से मिलकर ए बनता है, बड़ा आ ए से मिलकर ए बनता है, छोटा आ छोटा ऊ से मिलकर ओ बनता है, बड़ा आ ओ से मिलकर ओ बनता है। स्वरों के बाद अयोग वाह को वर्णमाला में रखा गया है। अयोग वाह स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जो योग न होने पर भी साथ हो, उनको हम अयोगवाह स्वर बोलेंगे। अयोगवाह स्वर दो प्रकार से होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वर जो मुख के ऊपर यानी नाक की सहायता से बोला जाए, अनुमाने होता है ऊपर। तो अनुस्वार जो ऊपर की सहायता से बोले जाए उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। इसमें एक वर्ण होता है, अंग आता है। और विसर्ग जिसमें मुंह से पूरा पूरा वाव बाहर निकलकर विवर्तित हो जाए, बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे? विसर्ग। आहा। इसके बाद हम पुलुस स्वर, जो कि एक मात्रा होता है, स्वर में नहीं आता है, ये मात्रा में आता है, उच्चारण की मात्रा। तो दीर्घ स्वर को दो मात्रिक बोलते हैं, अर्थात हस स्वर का दुगना उच्चारण का समय लगता है इसमें, इसके उच्चारण में इससे दुगना समय लगता है। अयोग व मैंने भी बताया, अंग और आह दो अयोग व है। पुलुस स्वर, यह स्वर नहीं होता है, ये मात्रा होती है। इसमें हस स्वर से 3 गुना मात्रा अधिक लगता है, माने इसको हम बहुमात्रिक या त्रैमात्रिक भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में नहीं, संस्कृत में इसका प्रयोग देखने को मिल रहा है। ये इसका प्रतीक इस तरीके से 5 के जैसे या फिर हिंदी के 3 के जैसे होता है। अगर हम स्वरों के प्रकार को देखें तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर
स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जो हम जीवा के आगे के भाग से बोलते हैं, मध्य स्वर जो जीवा के बीच से बोलते हैं मध्य से, और पश्च स्वर जो जीवा के पीछे वाले भाग से बोला जाता है। तो 2 ई और ए ऐ, ई बड़ी ई ए ऐ, ये अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में केवल आ आता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, उ, ओ, और ये अंग्रेजी से बना हुआ है। तो ये 3 स्वर होते हैं जीवा के प्रयोग के आधार पर, 3 प्रकार के स्वर। अगर हम ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर को देखें तो ये 2 प्रकार से स्वर होते हैं, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी में क्या होता है, जिसमें मुख वृत्ताकार ना बने, जैसे आ, ई, ए, इसमें मुख हमारा वृत्ताकार नहीं बनता है, चौड़ाई में जाता है या पूरा खुल जाता है। देखिए, लेकिन जो वृत्तमुखी है इसमें मुख हमारा ओठ वृत्ताकार बनते हैं, जैसे ऊ, ओ, तो इसमें देखो मुख वृत्ताकार बनता है। तो ओठ के खुलने के आधार पर, ओठों के खुलने के आधार पर हम आवृत्तमुखी जिसमें हमारे ओठ वृत्ताकार नहीं बनाते हैं, और वृत्तमुखी जिसमें हमारे ओठ वृत्ताकार बनाते हैं। तो ये भी आ, ई, ए, अवृत्तमुखी, ओ, आ, वृत्तमुखी। आगे हम देखें मुख विवर खुलने के आधार पर, यानी मुख विवर मुख के खुलने के आधार पर। अभी हम देख रहे थे ओठ की स्थिति के आधार पर, अब देखेंगे मुख विवर खुलने के आधार पर। इसके आधार पर हम 4 प्रकार के स्वर लेते हैं। समृद्ध स्वर जिसमें मुख नहीं खुलता, बहुत कम खुलता है। ई, इसमें देखो अंदर सकरा रहता है, बहुत कम खुलता है। ई, उ, ये समृद्ध मुखी है। अर्धसमृद्ध जिसमें इसकी समृद्ध की अपेक्षा इसमें काफ़ी हद तक खुलता है, जैसे ए, ओ। लेकिन हम विवृत देखें तो ऐसे स्वर जिसमें मुख हमारा पूरी तरीके से खुल जाता है, आ, तो इसमें बड़ा आ आता है। अगर हम विवृत में देखें तो इसमें आधा मुंह लगभग खुलता है, तो आ, ए, औ, तो ये अर्धविवृत स्वर होते हैं। आगे हम देखें, ये तो प्रमुख स्वर थे। इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण के स्थान पर स्वर, यानी उच्चारण के आधार पर स्वर। तो हम मुख से स्वर तंत्रिकाओं से जब उच्चारित करते हैं तो कहाँ से ध्वनि उच्चारित होता है उसके आधार पर ये स्वर, जैसे कंठ स्वर में कौन कौन आते हैं जिसका उच्चारण कंठ से होता है, दोनों आ आते हैं, ये कंठ से उच्चारण होता है, इसलिए कंठ स्वर हम इसे रख सकते हैं। कंठ स्वर में तालब्य स्वर जिसमें तालु जो चिकना भाग होता है ऊपर, तो तालु से मुख के अंदर तालु से इसका ई अंदर तालु से उच्चारण होता है। ऐसी ओंठ से उच्चारण उ, और ऐसे कंठ और तालब्य दोनों से मिलकर, माने तालु भी और कंठ भी, इन दोनों से मिलकर के ए इनका उच्चारण होता है। ऐसे कंठ और ओष्ठ से मिलकर कंठोष्ठ से ओ का उच्चारण होता है। तो ये थे उच्चारण के आधार पर स्वर। आगे देखें व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और स्वरों के बाद रखा गया है अयोगवा। तो 11 स्वर और 2 अयोगवा और 39 व्यंजन, इन सबसे मिलकर कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। चलिए व्यंजनों में देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन जिसे हम पंचवर्गीय व्यंजन बोलते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। ये का से लेकर के का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे ही माँ तक, तो का से लेकर के माँ तक ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है कि हमारे स्वर तंत्र, स्वर यंत्र जो भी बोले जाते हैं, जिसकी सहायता से हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, तो उनके आधार पर इनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। जैसे कंठ से बोलते हैं, कंठ की सहायता से कहीं ना कहीं हम किसी भाग को जोर लगाकर स्पर्श से बोलते हैं, तो इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। अब वो उच्चारण कहाँ से हो रहा है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण भी आगे हुआ है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ऐसा व्यंजन जो जीवा, दंत, तालु, ओष्ठ के अपूर्ण स्पर्श से बोला जाता है, माने इसमें जीवा, दंत, ओष्ठ, तालु के अपूर्ण स्पर्श बोला जाता है, इसमें अंदर पूर्ण तरीके से स्पर्श नहीं करता है, इसलिए इसको अंतस्थ बोलते हैं। माने इसमें
अंदर ही अंदर हम बोलते हैं, बहुत स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें 4 वर्ण आते हैं। इसमें कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण। इसमें 25 वर्ण, या, रा, ला, वा। ध्यान देना, इसमें या और वा को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ये आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होता है? समझिए, इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या 4 होती है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में वाव परस्पर संघर्ष के साथ निकलते हैं। इसमें स्वर यंत्र जो हमारे हैं, इन स्वर तंत्रिकाओं की सहायता से संघर्ष के साथ निकलते हैं, इसलिए इनको ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? देखिए, सा, सा, सा और हा। ये तीनों सा, खा, सा और हा, ये संघर्षी व्यंजन में आते हैं। देखिए, अभी हम देख रहे थे ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन को। अब इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त अथवा मिश्रित व्यंजन को। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों की सहायता से बने हों, उन्हें हम संयुक्त अथवा मिश्रित व्यंजन बोलेंगे। इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से? देखिए, छत, त्रंग, ज्ञ और स्रा। अभी हम आगे चर्चा करेंगे ये किन से बना हुआ है। अब इसके बाद अगला व्यंजन है आगत व्यंजन। आगत को उच्छिष्ट, द्विगुण या द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। ये दो हैं, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये दोनों को उच्छिष्ट या आगत व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और व्यंजनों का जो वाहक होता है, इनका जो मुख्य वाहक होता है वो आ होता है। तो अधिकांश व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? आ की सहायता से बोले जाते हैं। आ उच्चारण के स्थान पर मध्य स्वर है, अर्थात इसका हम मध्य जिह्वा से उच्चारण करते हैं। आगे देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है? हिंदी में अनुस्वार आता है, हिंदी में अनुस्वार आता है, और स्पर्शी व्यंजन में अनुनासिक आता है, अंतिम ये पंचमाक्षर। तो अनुस्वार क्या होता है? जो नाक से अधिक वाव, जिसमें हम नाक से अधिक वाव निकालते हैं और मुंह से कम निकालते हैं, तो उन्हें हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार अक्षर को बोलते समय इसके उच्चारण में नाक से अधिक वाव और मुंह से कम निकलता है। अनुनासिक में क्या होता है? नाक से कम वाव निकलेगी और मुख से ज़्यादा वाव निकलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक। और इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। तो अनुस्वार में अंग आता है, और अनुनासिक वर्णों में अड़ा यानी पंचमाक्षर, इसके 5वें अक्षर स्पर्शी व्यंजन के अंगा, इया, अड़ा, ना और मा आते हैं। अब इसके बाद हम कुछ व्यंजनों को देखते हैं सभी। इन व्यंजनों में उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। कौन कौन से व्यंजन जो कंठ माने कंठ से उच्चारित होते हैं, उसमें आते हैं प्रथम वर्गीय व्यंजन, का, खा, गा, घा, अंगा। ऐसे ही इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया है कि कैसे इसको हम याद करेंगे। इनके पहले अक्षर से एक ट्रिक लगा याद कर लो, कताम दाओ, याद कर लो, कताम दाओ, कताम दाओ। का से कंठ, ता से तालब, मा से मूर्धन और दा से दंत, उसे ओष्ठ होता है। तो कंठ, इसे कावड़ के व्यंजन बोलते हैं। कंठ वर्ण का, खा, गा, घा, अंगा को, तालब वर्ण चा, छा, जा, झा, इया को, मूर्धन्य वर्ण टा, ठा, डा, डाड़ा को, ऐसे दंत वर्ण ता, था, दा, धा, ना को, ओष्ठ वर्ण पा, फा, बा, भा, मा को। इन सब में जो अंतिम अंतिम व्यंजन है, इनको हम अनुनासिक व्यंजन अथवा पंचमाक्षर भी बोलते हैं। आगे देखिए, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। इनका उच्चारण देखिए, इनके उच्चारण में कौन से स्थान से उच्चारण करते हैं इनका हम, मुख का कौन सा भाग प्रयोग होता है उच्चारण में? तो देखिए, तालब यानी तालु प्रयोग होता है मुख। या में राक उच्चारण में मूर्धन्य मुंह प्रयोग होता है। लाक उच्चारण में दंत, लाक उच्चारण में दंत, और वाक उच्चारण में वा दंतोष्ठ। चलिए ऐसे ऊष्मी व्यंजन,
इनके उच्चारण देखिए, सा का उच्चारण तालु से होता है, सा का उच्चारण हकोड़ वाले सा का मूर्धन से होता है मुंह से, और सरौता वाले सा का उच्चारण दंत से होता है, और हा का उच्चारण कंठ से होता है। ऐसे ही अगर हम वाव की मात्रा अथवा वाह प्रयत्न के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करें व्यंजनों और स्वरों का, तो ये दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम वाव मुख से निकलती है, उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है? जिसके उच्चारण में मुख से अधिक वाव निकलती है, उसको हम महाप्राण बोलते हैं। तो अल्प प्राण में इनका स्पर्शी व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा। तो अल्प प्राण में कौन कौन आता है? पहला, तीसरा और पांचवा, ये आते हैं अल्प प्राण में व्यंजनों के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आएंगे। ये भी किसमें आएंगे? अल्प प्राण व्यंजन में, यार अलावा। और इसके अतिरिक्त सभी स्वर, जितने भी सभी स्वर हैं, ये भी किसमें आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद महाप्राण, जिसके उच्चारण में वाव अधिक निकलती है मुख से, उसमें दूसरे और चौथे वर्ण, दूसरे और, जैसे पहला देखो, दूसरे चौथे वर्ण कौन? जैसे ये खा, छा, ठा, था, फा, ये दूसरे वर्ण होंगे। चौथे वर्ण कौन? ये घा, झा, ढा, धा, मा, ये चौथे वर्ण होंगे। ये सभी वर्ण महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त जो ऊष्मी व्यंजन है, ये सभी भी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। सा, खा, सा, खा। अगर हम, ये तो था वाव की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम ध्वनि की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करें, तब ये दो प्रकार के व्यंजन और स्वर होंगे। तो व्यंजन दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के व्यंजन होंगे, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अघोष क्या होता है। अघोष क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर यंत्र कंपन ना करें, मतलब इस जिनके उच्चारण में हमारे स्वर यंत्र, बोलने वाले जहाँ से हम बोलते हैं, उच्चारण स्थान इनके कंपन ना करें, उनको हम अघोष बोलते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे स्वर यंत्र कंपन करते हैं, उनमें झंझनाहट पैदा होती है, उसको हम घोष या सघोष बोलेंगे। तो अगर हम स्पर्शी व्यंजन में देखें, तो पहला और दूसरा व्यंजन, ये पहले और दूसरे, ये वाली लाइन के और ये वाली लाइन के, ये सभी अघोष में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष में। तो देखिए, अघोष में कौन कौन आएगा? पहला और दूसरा, ये व्यंजन किस में आएंगे? अघोष में। इसके अतिरिक्त तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, ये तीनों आएंगे घोष अथवा सघोष, दोनों एक ही शब्द है, तो इसके अंतर्गत आएंगे। इन स्पर्शी व्यंजनों के अतिरिक्त जितने भी या, रा, लावा, अंतस्थ और इसके साथ एक आपका ऊष्मी, तो ये या, रा, लावा और इसके साथ ये ऊष्मी, एक ऊष्मी, ये चारों भी आएंगे किसमें? पांचों, ये चार और ये एक, ये भी आएंगे सघोष में। और इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी किस में आता है? सघोष में। जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर भी किस में आएंगे? सघोष व्यंजन के अंतर्गत। तो अभी हमने कुछ देखा व्यंजनों के वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के प्रकार को। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ सवाल यहाँ से कर देता है कि पार्श्विक ध्वनि व्यंजन क्या होता है, माने उच्चारण में पार्श्विक ध्वनि क्या होता है? पार्श्विक ध्वनि किसे बोलते हैं? ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में पार्श्व माने छत होता है, यहाँ जिसके उच्चारण में हम पार्श्व की सहायता से बोलते हैं। जैसे ला को बोलते समय हम जीभ को एक बार क्या ले जाते हैं? पार्श्व पर लगाते हैं, ला, और वहां पर लगाकर बोलते हैं। इस तरीके से पार्श्विक ध्वनि व्यंजन कौन हुआ? ला हुआ। लुंठित ध्वनि क्या होता है? लुंठित में, इसमें रा, इसमें हमारे जीभ जो है, देखिए क्या होती है
ये मुख के मसूड़े रा मतलब मसूड़े के भाग में लगा करके, जीभ के अगले सिरे को मसूड़े के भाग में लगा करके बोलते हैं। तो इसमें तेजी से कंपन जैसा मतलब लुंठित भावना होती है, इसमें लुंठित होता है, इसलिए इसको नाम भी है लुंठित ध्वनि व्यंजन, लुंठित ध्वनि। तो इस कौन सा वर्ण है, वो रा है। उच्छिष्ट ध्वनि व्यंजन क्या होते हैं? उच्छिष्ट ध्वनि व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसमें हम जैसे ढ़ा ढ़ा ढ़ा, इसमें हम जीभ के अगले हिस्से को एक बार ले जाते हैं ऊपर ढ़ा, उसके बाद तेजी से गिराते हैं नीचे ढ़ा। तो ये हैं डा के नीचे बिंदी लगा करके और ढा के नीचे, इसको हम हाफ बोलते हैं। ये उर्दू में प्रयोग होता है और उर्दू से ही लिया गया है, तो इसलिए इसको आगत व्यंजन भी बोलते हैं। देखिए आगत व्यंजन बोलते हैं। तो उच्छिष्ट व्यंजन में ड़ा और ढ़ा आता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर के अंतर्गत हम या और वा को रखते हैं। तो ये सवाल भी कई बार किया गया है कि अर्धस्वर में कौन कौन आते हैं, या वा, क्योंकि इनके उच्चारण ना बहुत अच्छे स्वर की जैसा होता है और ना ही बहुत अच्छे से व्यंजन के जैसे होता है, अर्थात ना इसमें पूर्ण रूप से वाव बाहर निकलती है और ना ही बहुत बाधित होती है, इसलिए इसको हम अर्धस्वर में रखते हैं। अब इनमें कभी कभी पूछ लेता है कि हस स्वरों की संख्या। अब देखिए हस स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर, दीर्घ दोनों आते हैं, दीर्घ और संयुक्त, मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ, इनको द्विमात्रिक भी बोलते हैं। पुलिस स्वर इनको त्रिमात्रिक बोलते हैं। इसमें जैसे बड़ा आ ये अंग्रेजी के डबल ए से आया है। ऐसे ही अगर इसमें पुलिस स्वर को देखें तो संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं प्रयोग होता है, देखने को मिलता है, इसको हम बहुमात्रिक बोलते हैं। अब इसके बाद अनुस्वार अंग को बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग आह को। ये अयोगवाह स्वर भी है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन उनको रखा गया है। तो वर्णमाला में हम कुल कितने वर्ण देखते हैं, 52 वर्ण। कितने वर्ण, 52 वर्ण। इसमें हस स्वर की संख्या 4, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, आ ई उ रे। स्वरों की संख्या देखा जाए तो 11, अगर हम इसमें 2 अयोगवाह भी ले लें तो इनकी संख्या हो जाती है 13। मूल व्यंजनों की संख्या 33। तो मूल व्यंजन कहाँ से कहाँ तक माने जाते हैं, देखिए 25, 4, 4, 8। तो यहाँ से इन तीनों को हम मूल व्यंजन में रखते हैं, क्योंकि इसके बाद ये किसी न किसी की सहायता से, जैसे छत, त्रंग, ज्ञा और सरा। यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन ये 2 व्यंजनों की सहायता से, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पुलिस से और एसआई के एग्जामों में भी, अन्य एग्जामों में भी आया है। जैसे छत का निर्माण, बोले भैया छत का निर्माण किससे होता है, तो छत का निर्माण ईंट और गारे से नहीं, वो तो घर के निर्माण में होता है। आपके हिंदी वर्णमाला में छत का निर्माण किससे होता है, तो हिंदी वर्णमाला में छत का निर्माण कापे हलंत, इसको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन से, सभी व्यंजनों से अगर हम उससे स्वर को अलग कर दें तो वो हलंत के रूप में बचेगा। इसको हल का चिन्ह, हल मतलब व्यंजन ही होता है, और जो व्यंजन के नीचे लगाया जाता है उसे हलंत बोलते हैं। तो छत का निर्माण होता है का प्लस सा से, का पे हलंत प्लस खड़खोड़ वाले सा से। ऐसे त्रा का निर्माण ता पे हलंत प्लस रा से होता है। ऐसे ही ज्ञा का निर्माण जा पे हलंत प्लस इया से होता है, और सरा का निर्माण सा पे हलंत और रा से मिलकर होता है। तो ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज वर्णमाला को देखा। जय हिंद मित्रों, जय भारत।